नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब मंच पर। मैं हूं शशिकांत कुमार। क्या देश की सियासत में कुछ बड़ा भूकंप आने वाला है? क्या उस भूकंप की शुरुआत हो चुकी है? पहली इस्तीफा जो है उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ को हो गया। पति धनखड़ इस्तीफा दिए नहीं, बल्कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने इस्तीफा लिए। हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं कि धनखड़ इस्तीफा दिए नहीं, बल्कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने जबरदस्ती इस्तीफे पर साइन करवाए। वजह भी बताएंगे। साथ में भारतीय जनता पार्टी में ये इस्तीफे की बस शुरुआत है। मतलब समझ लीजिए कि वर्तमान मौजूदा जो सरकार है उसमें कई और नेता होंगे जिनका इस्तीफा होने जा रहा है, और 2 से 3 ऐसे मुख्यमंत्री है जिनका इस्तीफा होने वाला है। भाजपा शासित 2 से 3 ऐसे मुख्यमंत्री है जिनका इस्तीफा होने वाला है। धनखड़ तो बस शुरुआत है, अभी और भी इस्तीफे की झड़ियां लगने वाली है, और भी इस्तीफे होने वाली है। धनखड़ उपराष्ट्रपति के पद पर होते हुए भी इस्तीफा देने के लिए मजबूर हो गए, तो उसके पीछे की वजह क्या है? धनखड़ के इस्तीफे के पीछे 3 वजह सामने आ रही है, वो तीनों वजह बताएंगे। लेकिन हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि धनखड़ तो बस शुरुआत है, आगे कई और नेताओं का इस्तीफा होने जा रहा है। उसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम चल रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आप कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपना चेहरा बदलना चाहती है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अपना चेहरा बदलना चाहती है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कोई नया चेहरा पर दांव खेलने जा रही। यूपी में भारतीय जनता पार्टी एक नया चेहरा पर दांव खेलने जा रही है। लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में विपक्ष को बोलने का मौका नहीं मिला, लेकिन राज्यसभा में थोड़ी दूसरी कहानी हो गया। कल धनखड़ कुछ अलग मूड में थे। वो धनखड़ जो कभी विपक्ष को आप कह सकते हैं कि विपक्ष को बोलने नहीं देते, विपक्ष के माइक तक बंद कर देते, विपक्षी नेताओं के साथ धनखड़ का रिश्ता अच्छा नहीं था, लेकिन कल धनखड़ बदले हुए थे। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की बातों को भी सुना, मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने भी दिया गया। इसके साथ धनखड़ ने एक बड़ी गलती कर दी। धनखड़ ने एक बड़ी मिस्टेक यहाँ कर दी कि धनखड़ ने एक नोटिस को स्वीकार कर दिया जिसमें 68 विपक्षी सांसदों में स्मंत वर्मा को हटाने की मांग की। उस वक्त धनखड़ ने एक नोटिस को स्वीकार कर लिया जिसमें 68 विपक्षी सांसदों को जज स्मंत वर्मा को हटाने की मांग की। ये उस वक्त हुआ जब सरकार लोकसभा में एक अहम प्रस्ताव ला रही थी, सरकार को क्रेडिट लेने का मौका। इससे सरकार को क्रेडिट लेने का जो है आप कह सकते हैं कि मौका नहीं मिला। सरकार भी कुछ इसी प्रकार की बातें लेके आ रही थी, लोकसभा में लेकर आई थी, वो राज्यसभा में लेकर आती, लेकिन उससे पहले धनखड़ ने विपक्षी सांसदों का जो आप कह सकते हैं महाभियोग का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। धनखड़ के इस बात से भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कि स्वास्थ्य मंत्री भी है जेपी नड्डा खपा हो गए। जेपी नड्डा अकेले नहीं थे, बल्कि किरण रिजिजू भी खपा हो गए। किरण रिजिजू और जेपी नड्डा ने धनखड़ के मीटिंग को आप कह सकते हैं कि शामिल नहीं, धनखड़ के मीटिंग में नहीं गए। ये एक बड़ा वजह बन गया जिसका क्रेडिट केंद्र सरकार को मिलना चाहिए, जिसका क्रेडिट नरेंद्र मोदी की सरकार को मिलना चाहिए। धनखड़ के मिस्टेक के कारण वो क्रेडिट विपक्ष को चला गया, और यहीं से बात बिगड़ती शुरू हो गई, यहीं से माहौल बिगड़नी शुरू हो गई। धनखड़ ने कल 2 बैठक की। पहली बैठक में जेपी नड्डा और किरण रिजिजू दोनों मौजूद थे। शाम को जो दूसरी बैठक हुई, उस बैठक में किरण रिजिजू और जेपी नड्डा मौजूद नहीं थे। उसी समय से लगने लगा कि सब कुछ सामान्य नहीं चल रहा है। उसी वक्त से लगने लगा कि संसद में कुछ तो बड़ा तूफान हो चुका है, कुछ तो बड़ा होने वाला है। और उसके बाद रात को करीब 10 बजे धनखड़ का इस्तीफा वाला लेटर सामने आता है, जिसमें धनखड़ अपने इस्तीफा का पीछे का वजह अब स्वास्थ्य कारणों को बताते हैं। लेकिन धनखड़ का इस्तीफा अकेला नहीं है, और दूसरी जो कहानी चल रही है वो भी मैं बता देना चाहता हूँ कि नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बनाने की तैयारी चल रही है, और बिहार में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बन जाएगा। नीतीश कुमार के बेटे को डिप्टी सीएम बना दिया जाएगा। मैं कहना चाहता हूँ कि इस बात में शायद सच्चाई नहीं है। नीतीश कुमार दिल्ली जाएंगे तो प्रधानमंत्री बनने जाएंगे, उपराष्ट्रपति बनने तो वो कतई नहीं जा सकते, राष्ट्रपति बनने शायद चले जाए। जगदीश धनखड़ ने जो अचानक इस्तीफा दे दिया, ये कई बड़े सवालों को कहीं ना कहीं कारण बन चुका है। क्या जगदीश धनखड़ ने इस्तीफा दिया नहीं, बल्कि दिलवाया गया? नरेंद्र मोदी के इशारों पर हुआ? क्या नरेंद्र मोदी जगदीश धनखड़ का इस्तीफा जबरदस्ती लिए? तो ये कहना गलत नहीं है कि जगदीश धनखड़ का इस्तीफा जबरदस्ती लिया गया, से इस्तीफे में साइन करवाया गया। एक कहानी जो शायद आपको पता नहीं होगा, एक ये भी कहानी है कि बीजेपी के जितने भी सांसद है और एनडीए गठबंधन के जितने सांसद है, उन तमाम लोगों के व्हाइट पेपर में कल शाम को साइन लिया जा रहा था, और ये साइन जेपी नड्डा ले रहे थे।
जेपी नड्डा व्हाइट पेपर में साइन ले रहे थे, और वो साइन क्या था और साइन के बाद होता क्या। जगदीश धनखड़ अगर इस्तीफा नहीं देते तो आप कह सकते हैं कि एनडीए के सांसद कहीं ना कहीं महाभियोग ला सकता था उपराष्ट्रपति के खिलाफ, उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए। ऐसी तैयारी जेपी नड्डा कर रहे थे, ऐसी तैयारी भारतीय जनता पार्टी के सांसद कर रहे थे। और कहीं ना कहीं ये बातें जब जगदीश धनखड़ को पता चला तो जगदीश धनखड़ जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कॉल करते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी कॉल को रिसीव नहीं करते। और जब जगदीश धनखड़ ने इस्तीफे का ऐलान किया तो किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कोई बयानबाजी नहीं किया, किसी ने कुछ नहीं कहा कि आखिर धनखड़ साहब इस्तीफा क्यों नहीं देना चाह रहे हैं। धनखड़ साहब को मनाने की कोशिश किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं किया। नरेंद्र मोदी का एक पोस्ट आया, उसमें जगदीश धनखड़ के स्वस्थ होने की कामना की गई, इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखा गया। क्या ये इस्तीफे दिलाया गया, अचानक दिलाया गया, कोई प्लानिंग नहीं थी। कल जिस प्रकार की हरकत संसद में हो गया उसके बाद ये इस्तीफा लिया गया। बताया जाता है कि इस इस्तीफे के पीछे कोई और नहीं बल्कि जेपी नड्डा शामिल है। जेपी नड्डा वही व्यक्ति है जो कहते हैं कि आरएसएस की जरूरत नहीं है। अब धनखड़ के इस्तीफे के पीछे भी जो सबसे बड़ा विलेन साबित हो रहे हैं वो जेपी नड्डा ही हो रहे हैं। ऐसे भी खबर है कि जेपी नड्डा को उपराष्ट्रपति बनाया जा सकता है और जेपी नड्डा को यहीं से राजनीति की विदाई हो सकती है। लेकिन धनखड़ के इस्तीफे के बाद जो परिस्थिति बन रहा है, जगदीश धनखड़ को जिन विपक्षी नेता कभी देखना नहीं चाहते थे वो सारे विपक्षी नेता इस समय जगदीश धनखड़ के पक्ष में है। ये भी राजनीति का माहौल है जहां कोई ना सदा के लिए दोस्त होता है ना ही कोई सदा के लिए दुश्मन होता है। तो ये जो इस्तीफा हुआ, ये इस्तीफा को अगर आसान शब्दों में कहना चाहता हूँ तो ये इस्तीफा जगदीश धनखड़ ने दिया नहीं बल्कि लिया गया, जबरदस्ती लिया गया। अगर धनखड़ साहब इस्तीफा नहीं देते, धनखड़ साहब को हटाने की पूरी प्लानिंग एनडीए के सांसदों के साथ कर दिया गया था। ऐसा प्रस्ताव आ जाता जिसमें उपराष्ट्रपति को हटाया जाता और जितना नंबर चाहिए उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए उतना नंबर एनडीए के सांसदों के पास है। तो जगदीश धनखड़ ने इस्तीफा दिया नहीं बल्कि लिया गया है। और धनखड़ के इस्तीफे के पीछे की वजह, बड़ी वजह यही था कि जो आप कह सकते हैं कि जिसके क्रेडिट केंद्र सरकार को मिलनी चाहिए वो क्रेडिट केंद्र सरकार को नहीं मिली, क्योंकि 80 सांसदों का नोटिस को स्वीकार कर लिया, जिससे केंद्र की सरकार को, वर्तमान मोदी सरकार को क्रेडिट नहीं मिला। नरेंद्र मोदी को ये कहा जाता है कि वो क्रेडिट लेने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, वो क्रेडिट के पीछे पड़े रहते हैं। और कहीं ना कहीं ये इस्तीफा दिया नहीं गया बल्कि इस्तीफा लिया गया। चलिए साथियों, हम इसके आगे बढ़ते हैं, दूसरी कहानी की ओर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का क्या होगा कि योगी आदित्यनाथ को भी एक दिन ऐसी खबर आएगी जहां योगी आदित्यनाथ अचानक अपना इस्तीफा लिख के दे देंगे। और अगर ये योगी आदित्यनाथ इस्तीफा लिखेंगे तो इस्तीफे के पीछे वजह क्या होगी। खबर ऐसी है कि योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा जब लिया जाएगा उससे पहले योगी आदित्यनाथ को बड़ी जिम्मेदारी केंद्र में दी जाएगी। जो केंद्र में जिम्मेदारी दी जाएगी वो प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी नहीं होगी बल्कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अब रिटायर होने वाले हैं। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की जगह हो सकता है कि योगी आदित्यनाथ को रक्षा मंत्री बना दिया जाए, यानी योगी आदित्यनाथ मोदी सरकार में रक्षा मंत्री बन जाएंगे और उत्तर प्रदेश में कोई पिछड़ी जाति के नेता को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा जिसमें केशव प्रसाद मौर्य का नाम है। और इसी चैनल पर मेरा वीडियो है, उस वीडियो को देख लीजिए जिसमें केशव प्रसाद मौर्य के मुख्यमंत्री बनने की बात मैंने कहा था। इसके अलावा और भी कई पिछड़ा और दलित चेहरा है जिसे यूपी का सीएम बनाया जा सकता है, यानी योगी आदित्यनाथ दिल्ली आ जाएंगे। योगी अगर दिल्ली आएंगे तो कहीं ना कहीं राजनीति का समीकरण बदल जाएगा। हाँ, मैं उत्तर प्रदेश की ग्राउंड की स्थिति बता देना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश में 42% ओबीसी हिंदू हैं। उत्तर प्रदेश में दलित हिंदू की बात करें तो 21% है। टोटल अगर इन दोनों को मिला दे तो टोटल 63% हो जाता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में ओबीसी और दलित समाज के लोग आप कह सकते हैं कि अखिलेश यादव के पक्ष में चला गया था और बड़ा वोट बैंक में परिवर्तन हो गया था उत्तर प्रदेश में। आप कह सकते हैं कि ओबीसी और दलित जो है अखिलेश के साथ चले गए थे। पीडीए मजबूत हो चुका था 2024 का लोकसभा चुनाव में और उसके बाद से अखिलेश अपना पीडीए को मजबूत ही कर रहे हैं। पीडीए का मुकाबला के लिए योगी आदित्यनाथ का चेहरा मजबूत नहीं है। योगी आदित्यनाथ पर यह आरोप अक्सर लगता है कि वो एक खास जाति को महत्व दे रहे हैं, यानी राजपूतों को महत्व दे रहे हैं, ठाकुरों को महत्व दे रहे हैं। यूपी में राजपूतों को ठाकुर कहा जाता है, यानी ठाकुर समुदाय से आने वाले योगी आदित्यनाथ, जो आप कह सकते हैं योगी आदित्यनाथ ठाकुरों के पक्ष में रहते हैं। यह आरोप योगी आदित्यनाथ पर है। योगी आदित्यनाथ की जो छवि है वो हिंदुत्व की छवि है। योगी आदित्यनाथ पर ठाकुरों के फेवर लेने की बात कही गई। योगी आदित्यनाथ पर कई ऐसे आरोप लगे कि वो राजपूत विधायकों का ज्यादा सुनते हैं, राजपूत विधायकों का ज्यादा सुनते हैं। ये बीजेपी के विधायकों ने भी आरोप लगाया, पब्लिक डोमेन में लगाया है। ये सब बातें मैं ऐसे नहीं कर रहा, पब्लिक डोमेन में ये सब बातें हो रही है।
बीजेपी के विधायकों ने राजपूतों को ज्यादा फेवर देने की बात कह दिया। ये योगी प्रशासन की नाकामी है। इसी की वजह से ओबीसी का 42% वोटर्स जो है उसमें बड़ा हिस्सा अखिलेश यादव के पक्ष में चला गया। दलितों का एक बड़ा वर्ग अखिलेश यादव के साथ चला गया। ओबीसी और दलित वोटर्स अखिलेश यादव के पीडीए के साथ चले गए, तो इसमें मुस्लिमों की एंट्री हो जाती है, जिसकी आबादी उत्तर प्रदेश में 19% है, यानी 19% मुस्लिम भी है। टोटल अगर वोटर को मिला दिया जाए तो 82%। अब सोचिए कि अगर ओबीसी, दलित और मुस्लिम्स ये तीनों मिल जाए, टोटल 82% वोट मिल जाए, तो क्या उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी? जवाब है नहीं। और कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ को हटाने की तैयारी चल रही है, क्योंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने जिस प्रकार से 2014 में यादव ओबीसी के जितने भी वोटर थे उसे अमित शाह ने अपने पक्ष में लाया, यानी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लाया। वो समीकरण बनाने के लिए ऐसा हो सकता है कि अमित शाह किसी पिछड़ा चेहरा को, किसी दलित चेहरा को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना सके। यानी धनखड़ का इस्तीफा बस शुरुआत है, आगे योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा हो सकता है। ऐसी खबरें हैं कि महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस का भी इस्तीफा हो सकता है, क्योंकि उनका भी अमित शाह से रिश्ता अच्छा नहीं है। इसके अलावा और भी एक दो राज्य है, जिसमें राजस्थान प्रमुख रूप से है, जहां इस्तीफे हो सकती है राजस्थान के मुख्यमंत्री का। यानी भारतीय जनता पार्टी में संगठन से लेकर सरकार तक बड़े परिवर्तन होगा। इसके साथ ही नरेंद्र मोदी कैबिनेट में भी कई मंत्रियों की छुट्टी होने जा रहा है, और उसमें कई बड़े चेहरे भी शामिल है जिनका छुट्टी आने वाले दिनों में हो सकता है। उसमें निर्मला सीतारमण, राजनाथ सिंह का नाम भी शामिल है, जिनका छुट्टी हो सकता है। यानी आने वाले समय में नरेंद्र मोदी को कैबिनेट को भी बदला जा सकता है और पूरा मोदी कैबिनेट बदल सकता है। ऐसी भी संभावना है कि नरेंद्र मोदी को छोड़कर पूरी कैबिनेट को ही बदल दिया जाए, यानी पूरा नया कैबिनेट को लाया जाए। उसमें योगी आदित्यनाथ का एंट्री होगा। योगी आदित्यनाथ को रक्षा मंत्री की जिम्मेदारी मिलेगा या योगी आदित्यनाथ को गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी मिलेगा। अगर पूरी मोदी कैबिनेट बदला जाएगा तो क्या अमित शाह की भी छुट्टी होने जा रहा है? इसलिए अमित शाह भी रिटायरमेंट का प्लान की बात कर रहे थे। क्या ये होने वाला है? क्या अमित शाह भी कहीं ना कहीं रिटायर हो जाएंगे? क्या अमित शाह अगर रिटायर होंगे तो अमित शाह को आगे जिम्मेदारियां क्या मिलेगी? क्योंकि अमित शाह मीडिया के सामने रिटायरमेंट प्लान पर चर्चा कर चुके हैं। और वहीं अगर योगी आदित्यनाथ दिल्ली आते हैं, उन्हें रक्षा मंत्रालय या गृह मंत्रालय मिलता है, तो योगी आदित्यनाथ कहीं ना कहीं आज कह सकते हैं योगी आदित्यनाथ के जो सपोर्टर नाराज थे वो सपोर्टर मान जाएंगे कि केंद्र में उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिला है गृह मंत्रालय या रक्षा मंत्रालय का, और योगी आदित्यनाथ भी कहीं ना कहीं संतुष्ट हो जाएंगे। ये रणनीति पर काम चल रही है कि योगी आदित्यनाथ को बड़ी जिम्मेदारी दिल्ली में दिया जाए जो मोदी के बाद हो। और जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ के समर्थन कहते हैं कि योगी दिल्ली तभी जाएंगे जब प्रधानमंत्री का कुर्सी खाली हो, प्रधानमंत्री का कुर्सी खाली ना हो। अब प्रत्यक्ष तौर पर जैसे अमित शाह को कहा जाता है कि नंबर 2 के इस समय मोदी कैबिनेट में है, तो उसी प्रकार से योगी आदित्यनाथ को दर्जा दे दिया जाए, योगी आदित्यनाथ को केंद्र में बुला लिया जाए, योगी आदित्यनाथ केंद्र में आ जाए और उन्हें रक्षा मंत्री या गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी दिया जाए। ऐसी संभावनाएं पर चर्चा चल रही। मोदी कैबिनेट में क्या परिवर्तन होने वाला है इस पर मैं बात करने वाला था, लेकिन धनखड़ का इस्तीफा हो गया। अगली जो वीडियो हम लेके आएंगे उस पर हम मोदी कैबिनेट के बदलाव पर बातचीत करेंगे कि नरेंद्र मोदी की नई कैबिनेट में क्या हो सकता है, योगी की एंट्री होगा तो और किन राज्यों के मुख्यमंत्री का एंट्री होगा, उन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। लेकिन एक बार फिर मैं कहना चाहता हूँ कि योगी आदित्यनाथ जो है वो शिवराज सिंह चौहान नहीं, योगी आदित्यनाथ बाकी राज्यों के मुख्यमंत्री जैसे नहीं है जिनको आप बड़े आसानी से मुख्यमंत्री के पद से हटा दे और उसके बाद केंद्र की राजनीति में लेके आ जाए। योगी आदित्यनाथ की अपनी एक छवि है। योगी आदित्यनाथ हिंदू और सम्राट है, योगी आदित्यनाथ हिंदुओं के नेता है। अब लाख आरोप लगाए कि योगी आदित्यनाथ ठाकुरों के पक्ष में बोलते हैं, ठाकुरों का पक्ष लेते हैं, लेकिन ये आरोप जनता स्वीकार नहीं करेगी। और 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी 33 सीटें जीती तो वो सीटें योगी आदित्यनाथ की वजह से जीती, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी 10 सीटें भी यूपी में जीतने वाली नहीं थी। और प्रधानमंत्री खुद की स्थिति देख ले कि प्रधानमंत्री अपनी सीट से लगभग आधे या 2 घंटे तक पीछे रहे हैं, यानी नरेंद्र मोदी अपनी ही सीट पर पीछे रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी अपनी वास्तविकता देख ले, और वो योगी को दिल्ली बुलाते हैं या योगी को उत्तर प्रदेश से हटाते हैं तो ये मोदी के लिए रहा ही मुश्किल होगा। उत्तर प्रदेश का जो अगला मुख्यमंत्री होगा उसके लिए भी मुश्किल होगा कम समय में, क्योंकि चुनाव 1.5 साल बचा है। 1.5 साल के वक्त में उसे जनता के बीच अपना छवि बनाना होगा, जो शायद मुश्किल है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसे चौंकाने वाले फैसले लेने में माहिर है। देखते हैं आगे क्या होता है। खैर साथों, आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इसके साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजा दीजिए। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।